मेरे YouTube चैनल बिंदु मेड के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR। GFR का सेंस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से। तो हमने इसके पहले के एपिसोड में हमने देखा है उसका स्ट्रक्चर के बारे में कि ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, GFR क्या है, कैसे ये रेगुलेट होता है, इसके बारे में चर्चा आज हम लोग करेंगे। जैसा कि हमने GFR में हमने देखा है कि जो कन्वेंशनल विजडम है ये हमें बताता है कि अगर रीनल फ्लो का सेंस रीनल ब्लड फ्लो से है, अगर रीनल फ्लो अगर ज़्यादा होगा तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहेगा, और अगर वो ज़्यादा रहेगा तो स्वाभाविक है कि GFR ज़्यादा मिलेगा, GFR हमारा ज़्यादा आएगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा देखा जाता है कि एक निश्चित सीमा तक अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, निश्चित सीमा का सेंस है 70 mm ऑफ Hg से लेकर के 170 mm ऑफ Hg तक अगर ब्लड प्रेशर रहता है तो इनिशियली तो GFR बढ़ता है, परंतु जो किडनी है वो उसको रेगुलेट कर देता है और एक सामान्य जो GFR है उतना तक वो मेंटेन करके रखता है। तो मैं एक सलाह आपको देना चाहूँगा कि ये ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR को समझने के पहले मेरे पहले का जो वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसे आप अच्छी तरह से समझ लें। खैर, फ़िलहाल इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और इसे अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ उसका रिव्यू ले लेते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है। ऐसा नहीं, बहुत लोगों को दिमाग में ये अगर आ जाते हैं कि जो फॉर्मेशन यूरिन का मतलब हुआ कि जो फिल्ट्रेट हुआ वो यूरिन हो जाता है, लेकिन वैसी बात नहीं है। जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है वो है सिक्रीशन। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जितना भी फिल्ट्रेशन होता है, अगर 100% अगर फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है तो उसका 99% जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है और 1% ही यूरिन फॉर्मेशन में भाग लेता है, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन उसी 1% में होता है। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR का, और उसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम डायग्राम का सहारा लेंगे ताकि हमें समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR को एक छोटे से चित्र के माध्यम से। हालांकि ये जो चित्र है वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है हम लोगों को समझने के लिए। तो यहाँ एक एक पार्ट को हम ध्यान से देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। ग्लोमेरुलस का क्या स्ट्रक्चर होता है, GFR किसे कहते हैं, ये कौन कौन सा फैक्टर पर काम करता है। हालांकि इस वीडियो को देखने के पहले आप अगर मेरा पहले से जो वीडियो तैयार किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस, अगर आप उसे अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आपको GFR समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। GFR को समझने के लिए भी हमने एक वीडियो तैयार किया है जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के नाम से है। अगर वो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इसे समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन चूंकि इस टॉपिक को शुरू करना है तो टॉपिक को शुरू करने के लिए उसकी ब्रीफ जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इसकी ब्रीफ जानकारी के साथ साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR के बारे में। तो यहाँ जो फिगर में दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है उसको हमने डिनोट किया है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से। इसको हमने डिनोट किया है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से अरोटा और अरोटा के माध्यम से रीनल आर्टरी में ब्लड का प्रवेश होता है। और ये जो आपको पता होना चाहिए कि जितना इसका कार्डियक का पर मिनट आउटपुट होता है उसका 20% से लेकर के 25% तक जो ब्लड है पर मिनट इधर से आप सप्लाई जाता है। ये आर्टेरियल ट्री जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आकर के एफरेंट आर्टियोल्स में, और ये एफरेंट आर्टियोल्स जो है वो कैपिलरी टफ्ट में ब्रेक डाउन होता है।
यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मात्र 2 दिखाया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसकी संख्या 10 से लेकर 15 कैपिलरी टफ्ट होता है और वो जाके फिर रिज्वाइन करता है, जो जाकर के फिर इफरेंट आर्ट्रियोल्स बनाता है। ये इफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है फिर आगे आकर करके ये जो देख रहे हैं ये जो यहाँ करके फिर यहाँ ब्रेक डाउन किया है और ये कैपिलरी का निर्माण किया है। ये कैपिलरी को हम लोग कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और फिर ये जो रिज्वाइन होता है, रिज्वाइन होने के बाद ये वेन्युल्स और वेन में जाकर ड्रेन कर जाता है। ये जो देख रहे हैं इसकी ये जो देख रहे हैं आप, ये जो कैपिलरी टफ्ट है, कैपिलरी टफ्ट में ये जो सेल आप देख रहे हैं ये भी एक सेल है। ये सेल है, ये जो देख रहे हैं ये सब सेल है। इस सेल को हम लोग मेनिंजियल सेल कहते हैं। और ये मेनिंजियल सेल जो है वो कुछ जो है कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करता है और ये दोनों एक साथ में मिल करके ये बनाता है मेनिंजियम। इसका क्या नाम है? मेजेंजियम। ठीक है। और इस जो है ये जो बना हुआ है, जो कैपिलरी टफ्ट जो बना हुआ है, उसका अगर एक कैपिलरी पर हम बात करें तो ये कैपिलरी एक स्पेशलाइज्ड इंडोथेलियम सेल का बना होता है। इसकी स्पेशलाइजेशन ये है कि ये इसमें एक जो है होल होता है, एक छिद्र होता है जो आप देख रहे हैं। यही कारण है कि इस इंडोथेलियम सेल को हम लोग कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड इंडोथेलियल सेल। और इसका साइज जो है वो 70 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है। आगे चल के हम लोग समझेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, या अगर आपको इसका विशेष अगर जानकारी है तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस के जो वीडियो है उसको अवश्य देखें। और उसके बाद जो है ये इस प्रकार से इसका संरचना है और इसका नाम हो जाता है फेनेस्ट्रेटेड इंडोथेलियल सेल। फेनेस्ट्रेटेड इंडोथेलियल सेल ये जो देख रहे हैं फेनेस्ट्रेशन इसमें है। फेनेस्ट्रेटेड इंडोथेलियम सेल के ठीक नीचे जीबीएम होता है। ये जीबीएम क्या है? जीबीएम को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जीबीएम भी एक स्पेशल टाइप का जो कोलाजन टाइप 4 है उससे इसका निर्माण होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो इस प्रकार का संरचना आपको मिलेगा। ये देखिए, ये जब आप देखिएगा इसका अगर एक पीस निकाल के अगर हम यहाँ पर इसको शो कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है। ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो बीच का जो स्ट्रक्चर यहाँ आपको जो मिल रहा है वो स्ट्रक्चर उसको हम लोग कहते हैं लेमिना डेंसा। ये जो स्ट्रक्चर है वो लेमिना डेंसा है। और इसके ऊपर में जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं लेमिना डेंसा इंटरना कहते हैं। और ये जो है इसके नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको कहते हैं लेमिना रेरा एक्सटर्ना। इसको कहते हैं ऊपर में भाग है, ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं लेमिना रेरा इंटरना। और ये जो नीचे वाला भाग है उसको कहते हैं लेमिना रेरा एक्सटर्ना। और जो बीच वाला है उसको कहते हैं हम लोग लेमिना डेंसा। ये स्ट्रक्चर एक खास जो है वो पेप्टाइड से बनता है, खास पेप्टाइड है जिसकी चर्चा भी हमने इसके पहले जो जीबीएम के बारे में जो हमने बताया है उसमें की है। और उसके बाद जो देखिए ये जो देख रहे हैं इसके जो नीचे ठीक नीचे में जो है एक एपिथेलियम सेल का भी एपिथेलियम सेल जो है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सेल है। ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। कहने का मतलब हुआ कि जो एपिथेलियम सेल है और जो एंडोथेलियम सेल है उसके बीच में जीबीएम का स्ट्रक्चर जो मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका है, जिसकी चर्चा भी हम लोग बाद में करेंगे। इसकी जो बनावट आप देख रहे हैं, ये जो एपिथेलियम सेल है ये भी एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सेल है। स्पेशलाइज कहने का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं ये फुट लाइक प्रोसेस जो आप देख रहे हैं ये फुट लाइक प्रोसेस होता है जिसे हम पोडोसाइट कहते हैं। और ये इसकी विशेषता क्या है कि ये जब बनता है तो वह इंटरडिजिटेटेड रहता है। मतलब ये देखिए, ये जो आप यहाँ जो देख रहे हैं ये पोर हुआ, ये पोर हुआ, ये पोर हुआ, ये पोर हुआ, मतलब ये इस टाइप का स्ट्रक्चर से बना हुआ रहता है जिसे हम कहते हैं विसरल एपिथेलियम सेल। ये विसरल एपिथेलियम सेल का बना होता है, इसमें पोडोसाइट होता है और फिर ये आकर के इस पोर्शन पर आकर के ये ज्वाइन करता है। और इसमें ये जो एपिथेलियम सेल है ये भी एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सेल है और इसको हम लोग कहते हैं पेराइटल एपिथेलियम सेल। तो पेराइटल एपिथेलियम सेल और ये विसरल एपिथेलियम में अंतर यही इतना है कि
ये जो है जो इस तरह से फूड लाइक प्रोसेस है जो पोडोसाइट है ये इसमें मिलता है, जबकि इसमें इस सेक्शन में नहीं मिलता है। और ये फिर आकर के ज्वाइन किससे करता है, ये ज्वाइन आकर करता है पीसीटी से ज्वाइन करता है, मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल से। और ये प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल फिर डिसेंडिंग होकर के लूप ऑफ हेनले में आता है। जो डिसेंडिंग हो रहा है इसीलिए इसका नाम पड़ता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और फिर ये जा करके ये असेंडिंग करता है, असेंड करता है, माने ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ हम लोग कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये फिर आकर के ये जहाँ से ज्वाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं DCT, डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स बोलते हैं। और ये फिर आकर के लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में आता है और फिर यूरिन का फॉर्मेशन करते हुए ये यूरिन बाहर की ओर निकलता है। ये जो है स्ट्रक्चर मैं आपको बताया, ये नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है। और नेफ्रॉन का पार्ट्स भी अपने रफ में आपको मैं बता दिया। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक बाउंड्री वाल से इस प्रकार से बाउंड्री वाल से घिरा रहता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट्स है नेफ्रॉन का उसे ही हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये पार्ट जो है PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स, उसके बाद है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके बाद है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स हुआ और लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हुआ। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, हम जानते हैं कि किडनी का जो काम है वो फिल्ट्रेशन का काम है। यहाँ तक तो सही है कि किडनी क्या है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। यहाँ भी अब कुछ समझना है कि फिल्ट्रेशन आखिर किस प्रकार से करता है। तो फिल्ट्रेशन करने का इसका जो मैकेनिज्म है वो इधर से आया, 20% जो ब्लड है पर मिनट के रेशियो से ये आगे की ओर बढ़ता है और वो कैपिलरी टफ्ट में आया। तो 20% हुआ, मतलब जितना कार्डियक आउटपुट है पर मिनट उसी में पर मिनट के हिसाब से ये निकलता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर 5 लीटर अगर ब्लड का कार्डियक आउटपुट है पर मिनट, तो 20% का मतलब हुआ कि 1 लीटर जो है वो ब्लड को इसमें से पास कराता है फिल्ट्रेशन के लिए। 1 लीटर ब्लड पर ml पर मिनट, मतलब 1 लीटर ब्लड पर ml इधर से क्रॉस करता है। उस 1 लीटर में सारा चीज़ फिल्ट्रेट नहीं होता है, उसमें जो है जो सेलुलर एलिमेंट है वो तो फिल्ट्रेट नहीं ही होगा। अब सेलुलर एलिमेंट कितना है, तो 40% जो है वो सेलुलर एलिमेंट होता है और 60% जो है वो प्लाज्मा फॉर्म में रहता है। तो सेलुलर एलिमेंट में कौन कौन सा हुआ, सेलुलर एलिमेंट्स में WBC, RBC, प्लेटलेट हुआ। वो फिल्ट्रेशन में भाग नहीं लेता है, थैंक्स गॉड कि वो भाग नहीं लेता है। अगर वो भाग लेता तो सारा जितना WBC, RBC सब ये ड्रेन कर जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जो है WBC, RBC का संख्या कितना हुआ, 40%। तो 40% का मतलब क्या हुआ कि 400 ml जो है वो रहता है सेलुलर एलिमेंट जो भाग नहीं लेता है। तो भाग लेने वाला है 60%, तो 60% भाग लिया तो 1 लीटर का 60%, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लो कितना जा रहा है, 600 ml इसका फ्लो जा रहा है। स्पष्ट है। अब यहाँ पर आपने अभी देखा कि इसमें एक स्लिट होता है, यहाँ भी एक स्लिट होता है। इसके बीच में जो स्लिट है, जिसे भी अभी आपको बताया कि ये जो है विज़रल एपिथेलियम सेल में जो स्लिट होता है वो स्लिट जो है, इसके बीच में जो ये स्लिट बना है, ये स्लिट जो है वो साइज बैरियर का काम करता है। मतलब वो इस तरह का बैरियर है कि इससे जो बड़ा जो मॉलिक्यूल्स होगा वो मॉलिक्यूल्स इधर से क्रॉस नहीं कर सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहला बैरियर तो यहाँ लग गया एंडोथेलियम सेल पर, दूसरा बैरियर कहाँ लग गया, इस एपिथेलियम सेल पर। तो इस प्रकार से ये बैरियर का काम करता है। यहाँ बैरियर की जब बात आती है तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो बैरियर है इसके अलावा एक और बैरियर काम करता है, वो है चार्ज बैरियर। जैसे ये जो एंडोथेलियम सेल देख रहे हैं इस पर एक प्रोटीन जमा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सियाइलोग्लाइकोप्रोटीन, जो एंडोथेलियल सेल पर रहता है। यहाँ भी एक प्रोटीन डिपॉजिट रहता है जो पॉलीएनाइक प्रोटीग्लाइकन उसको बोलते हैं। जैसे उसमें आ गया फाइब्रोएक्टिन आ गया, है ना, इंटैक्टिन आ गया, ये सब जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट रहता है। वो क्या काम करता है कि जो ये सब हाईली नेगेटिव है, जितना भी अपने प्रोटीन जो डिपॉजिट की बात मैं कर रहा हूँ ये सब हाईली नेगेटिव है। तो जब भी कोई नेगेटिव सब्सटेंस आता है तो उसको वो रिपेल कर देता है, उसको अट्रैक्ट नहीं करता है, तो वो फिल्ट्रेशन में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ इस प्रकार से 2 बैरियर काम किया। एक बैरियर जो है वो साइज बैरियर हुआ, दूसरा जो बैरियर हुआ चार्ज बैरियर हुआ।
तो चार्ज में आपको मैं बताया कि ये चूँकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज का सब्सटेंस है उसको नहीं आने देगा। और हम जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो निगेटिव है, स्वस्थ जो प्रोटीन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। अब प्रोटीन कहने का मतलब यहाँ प्लाज्मा प्रोटीन से है। तो जैसे प्लाज्मा प्रोटीन में और कौन कौन आता है, जैसे हम जानते हैं कि एल्बुमिन आएगा, और दूसरा क्या आएगा, ग्लोबुलिन आएगा, और तीसरा क्या आएगा, फाइब्रिनोजेन आएगा। तो ये सब जो है, ये चूँकि हैवी मॉलिक्यूल्स भी है इस और निगेटिव चार्ज भी है, तो हैवी मॉलिक्यूल्स है तो इस स्लिट से पार नहीं कर पाएगा। ये भी जो आप देख रहे हैं, ये भी स्लिट जो है इससे भी पार नहीं कर पाएगा। तो ये तो ऐसे भी हो गया। और दूसरा ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो भी निगेटिव चार्ज है, तो वो रिपेल करेगा। एल्बुमिन के साथ में एक समस्या क्या है कि एल्बुमिन बहुत ज़्यादा बड़ा पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन इसके साथ में एक समस्या क्रिएट हो जाता है कि चूँकि ये भी निगेटिव चार्ज है, तो जब ये निगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। बाद में हम लोग इसको देखेंगे कि जब इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है, ये जब बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, ये सब जो केस आता है उसमें यही जो चार्ज जो बैरियर है वो काम नहीं करता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब इसके कारण जो है सो एल्बुमिन का अट्रैक्शन हो जाता है और एल्बुमिन पास करता है। ये हम लोग बाद की चीज़ है जो बाद में देखेंगे। और इस प्रकार से हमने देख लिया कि यहाँ जो फिल्ट्रेशन में जो है, तो ये 600 ml जो हमारा प्लाज्मा बचा हुआ है उसमें से मात्र 20% ही ये इधर से फिल्ट्रेशन होने का काम में आता है। तो 600 का 20% कितना हुआ, 120 ml पर मिनट। तो GFR हमारा निकल गया 120 पर मिनट। यहाँ GFR शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि GFR हमें ये बताता है कि जो फिल्ट्रेशन का रेट है उसका स्पीड क्या है, किस स्पीड से फिल्ट्रेशन हो रहा है। जैसे मान लिया कि 120 ml पर मिनट है GFR, इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में 120 ml जो है वो फ्लूइड इधर से फिल्ट्रेट हो जाता है। और ये भी हम जानते हैं कि जितना GFR अच्छा होगा स्वस्थ किडनी उतना ही अच्छा होगा। अगर GFR कम गया इसका मतलब है कि किडनी ये स्वस्थ नहीं है। तो इस प्रकार से हमने GFR के बारे में जाना कि GFR जो है वो क्या है। GFR एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जो स्पीड है उसको हम लोग इससे आंकड़ा लगाते हैं। स्पष्ट है। हालांकि इसको भी अच्छी तरह से समझने के लिए समझाया गया है इसको। GFR अगर आप देखेंगे मेरे वीडियो को, उससे आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। अब रह गया कि GFR भी किसी चीज़ पर डिपेंड रहता है। GFR किस पर डिपेंड करता है, तो उसको भी समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि जो GFR होता है वो दो चीज़ पर मेनली डिपेंड करता है। पहला क्या है, NFP, और दूसरा है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। तो NFP क्या है, तो ये जो जितना हम देख रहे हैं कि ये जितना प्रेशर से आ रहा है इसका भी अपना एक प्रेशर है, जिससे सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर का एक प्रेशर है, तो इसका भी एक प्रेशर है। तो जितना प्रेशर से ये आएगा उतना ही GFR बढ़ेगा, स्वाभाविक है। जैसे आप बताए थे आपको कि अगर चाय छानते हैं तो जितना प्रेशर से ऊपर से लीकर को गिराते हैं उतना ही जल्दी फिल्ट्रेट करता है। इसका मतलब है कि जो फिल्ट्रेशन का जो प्रेशर है, जो ब्लड का जो फ्लो का जो प्रेशर है, ये प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि इस पर प्रेशर कितना है, उसी हिसाब से GFR करता है। लेकिन यहाँ सब लिखा है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो प्रेशर से आकर के गिर रहा है वो, और लेकिन ऐसा कुछ और भी प्रेशर होता है जो इसका अपोज भी करता है। इसके बारे में भी हमने डिस्कशन दिया है। GFR के बारे में जो हम लोग जो वीडियो बनाए हैं उसमें इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो मोटे तौर पर ये समझते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का अर्थ हुआ कि जितना प्रेशर ये आ रहा है और जितना फिल्ट्रेशन इस पर लग रहा है, फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रेशर लग रहा है, जो बल लग रहा है, माने फेवरिंग फोर्स जो है वो, और बहुत सारा जो ऐसा बल है जो इसका विरोध करता है। जैसे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऊपर में प्लाज्मा है तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा ही, और वो उसको पुल करता है, अपनी ओर खींचता है। इसका मतलब कि ये अपोज करता है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालने के लिए हम लोग जितना भी फेवरिंग जो है प्रेशर, वो प्रेशर में से जो अपोजिंग प्रेशर है उसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकल जाएगा। और दूसरा आपको बताएं कि फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट
इसका फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करता है। तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट फैक्टर में क्या है, वो इसकी जो क्षेत्रफल हुआ, एरिया जितना ज़्यादा रहेगा, स्वाभाविक है कि उसमें स्लिट ज़्यादा रहेगा, तो जो स्लिट ज़्यादा रहेगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। और दूसरा है परमिएबिलिटी, इसकी परमिएबिलिटी अगर जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये फिल्ट्रेशन का इसका ज़्यादा फिल्ट्रेट होगा ये। लेकिन खैर फिलहाल हमें ऑटो रेगुलेशन जो चैप्टर है उसको, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इस पर थोड़ा सा विशेष हमको ध्यान देना होगा। NFP पर हम ज़्यादा जाएंगे। तो अब देखिए, अब प्रेशर की जब बात आती है तो यहाँ एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ब्लड का फ्लो यहाँ आ रहा है और इसके बाद जो फिर यहाँ से ये भी आके चेंज हुआ, तो इस दोनों बीच का प्रेशर क्या होगा। देखिए, अगर दूसरे जगह पर बॉडी के किसी अन्य भाग में कैपिलरी अगर बनता है तो उसका प्रेशर, जैसे कि पहले भी हम आपको बताए हैं कि उसका प्रेशर 20 से 30 mm तक होता है, लेकिन इसका प्रेशर 50 mm ऑफ Hg होता है। कारण क्या है, कारण स्पष्ट है कि हम जानते हैं कि आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन्स का प्रेशर कम होता है। तो अदर जगह पर क्या है कि आर्टरी तो बन के आया, लेकिन आर्टरी बनने के बाद ये जो कैपिलरी बनाया, कैपिलरी के बाद ये क्या चीज़ में ड्रेन कर जाता है, ये जो है वेन्युल्स में ड्रेन कर जाता है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि ये आर्ट्रियल्स है और ये जो इफरेंट आर्ट्रियल्स है, ये दोनों आर्ट्रियल के बीच में जो प्रेशर बना है वो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, चूँकि दोनों आर्टरी में ही है। तो इसका प्रेशर हम जान रहे हैं कि 50 होता है, 50 mm ऑफ Hg इसका प्रेशर बना, ठीक है। और ये जो है जो इसका जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, तो जैसा कि हमने अभी देखा कि इसका प्रेशर जो है वो अन्य कैपिलरी जहाँ बनता है बॉडी का उसके अपेक्षा इसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ 50 mm ऑफ Hg जो है ये इसका प्रेशर हुआ। और जो है इसका अपोजिंग प्रेशर, हालांकि डिटेल्स हम लोग उस GFR में देखेंगे, तो जिसका और जो इसका अपोजिंग प्रेशर है वो 40 mm ऑफ Hg होता है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो 10 mm ऑफ Hg होता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पर डिपेंड करता है GFR। तो अगर ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर इसका कम होगा तो स्वाभाविक है कि फिल्ट्रेशन का रेट जो है वो कम होगा। और अगर इसका जो प्रेशर है वो अगर ज़्यादा रहेगा तो स्वाभाविक है कि GFR ज़्यादा होगा। अब देखिए, ये मतलब जनरल थ्योरी हुआ कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, चूँकि इस पर डिपेंड करता है। लेकिन कन्वेंशनल विजडम भले जो कहे, कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो GFR ज़्यादा रहेगा। लेकिन व्यवहारिक में देखा गया है कि जो किडनी, अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो अगर ज़्यादा रहेगा, मतलब एक सर्टेन लिमिट तक, उसका लिमिट क्या है भाई, 70 से लेकर के 170 mm ऑफ Hg तक अगर इसका ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, तो उसके बावजूद भी GFR जो है वो नॉर्मल काम करता है, मतलब वो कांस्टेंट रहता है। ये चीज़ हमने देखा है प्रैक्टिकली। ये इतना ही नहीं कि इस किडनी में, बल्कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होता है उसमें भी यही बात है। अगर 70 से 170 के बीच में अगर आपका BP होता है तो भी जो है GFR इसका कांस्टेंट रहता है, एक कंट्रोल में रहता है। ये कैसे, कौन सा इसमें मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म को हम लोग इसमें समझेंगे, ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR में हम लोग समझेंगे। तो इसको आप एक ग्राफ के माध्यम से भी इसे आप देख सकते हैं। ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर हमने GFR को प्लॉट किया है और जो x एक्सिस है उस पर हमने BP को प्लॉट किया है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि 70 और 170 के बीच में अगर BP है तो जो GFR है वो कांस्टेंट बना हुआ है, एक कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन अगर 70 से कम हो जाता है तो GFR गिर जाता है, और अगर 170 से ऊपर होता है तो GFR बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि एक सर्टेन ब्लड प्रेशर पर 70 से लेके 170 mm ऑफ Hg जब BP रहेगा तो GFR कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो एक नॉर्मल वैल्यू पर ही काम करता है। तो इसको हम लोग आज अच्छी तरह से समझेंगे। इसका बेस हमने समझ लिया, इसके स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया। और दूसरी बात यहाँ और इसमें समझना है कि यूरिन का फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है। जनरली लोगों को की धारणा है कि जो यहाँ से आया, ब्लड आया, जब प्लाज्मा जो आया वो फिल्ट्रेट हो जाता है, अब फिल्ट्रेट होकर के यूरिन बन जाता है।
तो अगर आपके भी दिमाग में अगर इस तरह की बात है तो उसको पुट ए बिग क्रॉस, उसे आप अच्छी तरह से काट लें। ऐसा नहीं होता है कि जो फिल्ट्रेट करता है वही जो है यूरिन बन जाता है। यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप पर होता है। जैसे पहला स्टेप तो हुआ कि जो इधर से जो फ्लूइड आया वो पहले बात है कि फिल्ट्रेशन में भाग लिया, वो फिल्ट्रेट होकर के बाउमन कैप्सूल में आ गया, और बाउमन कैप्सूल में आने के बाद जो है वो दूसरा स्टेप आता है, रीएब्जॉर्प्शन का स्टेप आता है। रीअब्जॉर्प्शन कहने का मतलब है कि इधर से जो आया बहुत सारा ऑर्गेनिक सबस्टांसेस इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस के साथ में आया। जैसे आने वाले में है मुख्य रूप से ये तो नहीं आता है, प्लाज्मा प्रोटीन तो भाग नहीं लेता है, या प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो मॉलिक्यूल बॉन्ड रहता है वो चूँकि बड़ा मॉलिक्यूल्स हो जाता है तो वो भाग नहीं लेता है। लेकिन भाग लेने वाला माने फिल्ट्रेशन में भाग लेने वाला कौन कौन हुआ? सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ग्लूकोज हुआ, क्लोराइड हुआ, एमाइनो एसिड हो गया। इस तरह से ये सब लोग जो छोटा मॉलिक्यूल्स है वो भाग लेता है। तो जो भाग लेता है तो वो तो सब आके के फिल्ट्रेशन होकर के यहाँ फिल्ट्रेट होकर के बन करके आ गया, और ये आने के बाद फिर इसका जो सेकंड प्रक्रिया है वो बॉडी अपने नीड्स के हिसाब से ये उसको रीएब्जॉर्ब करता है। जैसे ग्लूकोज और एमाइनो एसिड तो 100% ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है जितना बॉडी को ज़रूरत रहा। इससे पीसीटी में आया, पीसीटी से यहाँ का इसका हालांकि मैकेनिज्म है ना, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, इसका बहुत सारा मैकेनिज्म है जिसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो हम लोग फिलहाल यहाँ ट्रस्ट कीजिए कि ये जो है ग्लूकोज और एमिनो एसिड जो है यहाँ पर आके जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना ये रीएब्जॉर्ब हो गया। और उसके बाद जो आता है वो है सोडियम पोटेशियम है और आपका क्लोराइड है। तो सोडियम और क्लोराइड पीसीटी के अलावा यहाँ तो कुछ तो एब्जॉर्ब यहाँ हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब जो है यहाँ पर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हो जाता है, और बाकी जो इसके अलावा जो बॉडी का नीड्स अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो ये आकर के यूरिन के द्वारा ये पास हो जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और तीसरा है इसका स्टेप क्या है यूरिन फॉर्मेशन का, कि बहुत सारा जो सबस्टांसेस है वो सिक्रीट करता है, सिक्रीट भी कर करके इसमें आकर के जो ट्यूबल्स है ट्यूबल्स में ये आ जाता है। जैसे अब मान लिया कि आपने कोई दवाई खाई है, जो ड्रग्स है वो ड्रग्स को हमको एलिमिनेट करना है तो इस रास्ते से भी ये सिक्रीट कर जाता है। तो इस प्रकार से ड्रग्स है, आपका बहुत सारा ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक बेस है, ये सब इधर से सिक्रीट करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है वो जितना फिल्ट्रेट होता है वही यूरिन नहीं है, बल्कि बहुत सारा जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है और बहुत सारा सिक्रीशन होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो यूरिन का जो फॉर्मेशन हुआ, यूरिन का जो फॉर्मेशन ये देख रहे हैं वो 3 स्टेप से गुजरता है। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा जो स्टेप है वो है सिक्रीशन। तो इस प्रकार से इसका हम कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन और प्लस सिक्रीशन इजिकल टू यूरिन का फॉर्मेशन। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितना ये फिल्ट्रेट होता है तो 99% जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और 1% ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम यूरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका स्टेप। अब इसी को बढ़िया से अगर हम समझ लेंगे तो हमको ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए कैसे ये रेगुलेट करता है। जब इसका बीपी बढ़ा हुआ है, जब किसी पर्सन का अगर ये बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ करके पहले हम लोग बढ़ने पर बात करेंगे, 170 mm ऑफ Hg तक इसका आया है, वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में इसका जो प्रेशर क्या है, घटेगा कि बढ़ेगा? स्वाभाविक है कि इसका प्रेशर बढ़ेगा, और जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बढ़ेगा, और जब नेट फिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ेगा। तो ये सही है कि इनिशियल फेज में तो ज़रूर बढ़ेगा, इनिशियल फेज में जब बीपी बढ़ा हुआ है तो जीएफआर तो ज़रूर बढ़ेगा, और ये जो जीएफआर बढ़ेगा तो ये जीएफआर बढ़ने का मतलब है कि इसमें सोडियम क्लोराइड वगैरह ज़्यादा मात्रा में आएगा। तो जब ज़्यादा मात्रा में ये आएगा तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर मान लें कि सपोज़ कीजिए कि अगर कोई पेड़ से 1-2 आम अगर कंटिन्यू अगर आप गिर रहा है तो उसको आप कैच कर सकते हैं, लेकिन एक बार में अगर 100-200 अगर आम एक बार में गिरे तो आप कैच नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा आम जो है आपको छूट जाएगा, कैच तो कीजिएगा लेकिन बहुत सारा आम छूट जाएगा।
बस उसी को दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के चलना है कि ये जो सोडियम है और जो क्लोराइड है वगैरह बहुत सारा जो है सो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन बहुत सारा जो है वो छूट जाता है। उसी प्रकार का सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी बहुत सारा जो सोडियम है वो छूट जाता है। तो ये जो छूट जाता है, नहीं रीएब्जॉर्ब होता है, वो चला आता है DCT के पॉइंट पर। और इसका जब स्ट्रक्चर आप जानेंगे तो DCT में आप देखिएगा यहाँ भी एक स्पेशलाइज जो है वो सेल होता है। ये स्पेशलाइज सेल हुआ, इस प्रकार से स्पेशलाइज सेल हुआ, और यहीं पर JGA का भी सेल रहता है। ठीक है। और ये जो सेल है, जो नीचे एक लेयर का जो ये जो सतह देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं मैकुला डेंसा। ये क्या है? मैकुला डेंसा है, ये JGA है। अब देखिए यहाँ मेन जो कंट्रोलिंग पावर है वो कैसे कंट्रोल, ये ही कंट्रोल करता है, मतलब मैकुला डेंसा ही रिस्पॉन्सिबल है ऑटो रेगुलेशन के लिए। जैसे अब देखिए यहाँ जब सोडियम और क्लोराइड जब ये आया तो इसका काम है, वो हाईली सेंसिटिव है सोडियम और क्लोराइड का। ये देख लिया कि बहुत सारा यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड इस पर आया हुआ है, तो ये क्या करता है, तुरंत ये पहले जो रेनिन नाम का जो हार्मोन जो सिक्रेट करता है उसको ये सबसे पहले कम कर देता है, और बहुत सारा जो है ये प्रोडक्ट निकालता है। और ये प्रोडक्ट जो है ये आर्ट्रियो जो कंस्ट्रिक्शन का काम है उसको ये करता है। वो कौन सा आर्ट्रियो पर करता है? एफरेंट आर्ट्रियोल्स को करता है। क्या करता है? ये कंस्ट्रिक्ट करा देता है, मतलब इस तरह से जो है वो उसको सिकुड़ा दिया। ये कंस्ट्रिक्शन का काम ये करता है। कौन सा कर रहा है? ये मैकुला डेंसा करता है। और दूसरा क्या काम करता है? रेनिन के फ्लो को कम कर देता है। तो रेनिन को फ्लो को कम करेगा तो क्या करेगा? रेनिन से क्या निकलता है? जो रेनिन आया पहले ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में आ करके फिर ये चल जाता है सर्कुलेशन में। जब आता है तो वहीं पर लीवर भी एक सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। ये एक जो है एक सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है, और एंजियोटेंसिनोजन जो है वो रेनिन से कंबाइन करके बना देता है एंजियोटेंसन 1। एंजियोटेंसन 1 का निर्माण करता है। और एंजियोटेंसन जो है वो आ जाता है फिर लंग्स में, और लंग्स में एक एंजाइम रहता है जिसको ACE बोलते हैं, एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो एंजियोटेंसन 1 को कन्वर्ट कर देता है किस में? एंजियोटेंसन 2 में। और एंजियोटेंसन 2 जो है वो बहुत जगह काम आता है, लेकिन खास करके इफरेंट आर्ट्रियोल पर उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये क्या करता है, जब इसका जो संख्या कम जाएगा तो स्वाभाविक है कि एंजियोटेंसन की भी संख्या कम जाएगी, और ये कम जाएगा तो ये इस पर जो ये कमांड करता है, चूँकि यहाँ बहुत सारा रिसेप्टर मिलता है एंजियोटेंसन 2 का, ये क्या करता है कि जब संख्या कम है तो ये डायलेट कर देता है। तब ये डायलेट कर दिया, इसको डायलेट इसको अगर डायलेट कर दिया, नतीजा क्या होगा? यहाँ से तो कुछ तो ये ब्लॉकेज कर दिया, कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो इसका प्रेशर तो इस पर कम पड़ा और ये डायलेट हो गया, तो ये आसानी से जो ब्लड का जो यहाँ पर जो ब्लड का एक्यूमुलेशन है वो आसानी से नीचे ड्रेन कर गया। तो इसका प्रेशर कमेगा कि घटेगा? स्वाभाविक है कि प्रेशर इसका कमेगा। जब प्रेशर कमेगा तो GFR क्या होगा? कमेगा। जब GFR कमेगा तो स्वाभाविक है कि इसका जो सोडियम और क्लोराइड भी अपने रेंज में आकर के आएगा। तो जब रेंज में आएगा तो ये सब कुछ ओके समझेगा, मैकुला डेंसा भी इसको ओके समझेगा, और ये फिर जो है ये GFR इसका नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इस प्रकार से जो GFR है उसको कौन कंट्रोल किया, कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा कहाँ रहता है? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ DCT में रहता है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में ये चीज़ यहाँ पर है। ये सेंस करता है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब दूसरा क्या करता है। अब दूसरा जो है, अगर मान लिया अगर कम रहा, अगर 70 mm ऑफ रहेगा, अगर BP अगर 70 mm ऑफ Hg रहेगा, तो वैसे कंडीशन में क्या करेगा? वैसे कंडीशन में हाँ, एक चीज़ और यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो एक मैकेनिज्म जो है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का, दूसरा मैकेनिज्म इसका क्या होता है कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो बना हुआ है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स बना हुआ है, तो इसके जो है ये जो देख रहे हैं ये स्मूथ मसल, इसके पेरी जो है ना चारों तरफ जो है वो स्मूथ मसल होता है। और हम जानते हैं कि ये जो स्मूथ मसल होता है वो स्ट्रेच सेंसिटिव होता है। जब ये जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल्स जब स्ट्रेच करता है तो जो स्मूथ मसल में जो कैल्शियम चैनल है वो किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रेच सेंसिटिव, मतलब ये स्ट्रेच होगा तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो क्या होगा?
कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम अंदर में इन्फ्लक्स करेगा, और जब कैल्शियम इन्फ्लक्स करेगा तो जो स्मूथ मसल है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, जो वेसल्स है वो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेगा। इस प्रकार से जब हाई ब्लड प्रेशर आता है तो दो मैकेनिज्म काम करता है। पहला तो मैकेनिज्म काम किया मैकुला डेंसा का, और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो स्मूथ मसल काम करता है। ठीक है, इस प्रकार से दोनों मिलकर के इसके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, फ्लो को, प्रेशर को नहीं करता है बल्कि इसके फ्लो को रेगुलेट करता है, जिसके वजह से GFR जो है वो अपने नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि अगर ये लो होता है तब कैसे इसका मैकेनिज्म क्या काम करता है। तो देखिए, जब लो होगा तब ये क्या करेगा, स्वाभाविक है कि जब इसका प्रेशर कम रहेगा, तो जब इसका प्रेशर कम रहेगा तो NFP का भी प्रेशर कम रहेगा, और जब NFP का प्रेशर कम रहेगा तो सोडियम और क्लोराइड वगैरह जो है कम मात्रा में जाएगा। तो जितना मात्रा में आ रहा है वो सब तो यहाँ रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है, यहाँ और यहाँ मिलकर रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो ये सेंस तो करेगा कि नहीं आ रहा है, मैंने सोडियम क्लोराइड की कमी है। तो ये क्या करेगा, इसी में ये फील कर लेता है कि ज़रूर इसका प्रेशर कम है, इसीलिए इसका फ्लो में जो है फ्लो मेरा कम है। तो ये क्या करेगा कि बहुत सारा जो है सबस्टांस जो है वो, जैसे जो वेजोडाइलेटर्स है, वेजोडाइलेटर्स में हो गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, और भी इसका आता है वो है एडेनोसिन हो गया। तो एडिनोसिन जो है और भी बहुत सारा सबस्टांस है जो वेजोडाइलेटर का काम करता है। तो ये क्या करता है कि वेसल्स को डायलेट कर देता है। अब देखिए, एक तो इसका मैकेनिज्म हुआ कि वेसल्स को डायलेट कर दिया, और दूसरा मैकेनिज्म का क्या होता है, दूसरा मैकेनिज्म जो है कि ये रेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, एक्टिवेट कर देता है बढ़ाने के लिए। तो जब रेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि एंजियोटेंसिन 2 भी ज़्यादा बनेगा, और जब एंजियोटेंसिन 2 बनेगा तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर इफरेंट आर्टियोल्स पर ज़्यादा होगा। तो जब ये इस पर जब इसके भरोसे जब एक्ट करेगा तो ये जो देख रहे हैं इफरेंट आर्टियोल उसको जाके कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा। तो जब इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा तो स्वाभाविक है कि इधर से फ्लो भी ज़्यादा आ रहा है और ये कॉन्स्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब यहाँ का ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि GFR जब बढ़ेगा, और GFR जब बढ़ते जाएगा तो ये कुल मिलाकर के अपने नॉर्मल रेंज पर आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखें कि जो ब्लड प्रेशर 70 से लेकर के अगर 170 mm/Hg तक होता है, तो वैसे कंडीशन में भी न कि एक सामान्य किडनी बल्कि ट्रांसप्लांटेड जो किडनी होता है ना, वो भी ऑटो रेगुलेट हो जाता है GFR के लिए। तो ये आज का टॉपिक मेरा यही है, और ये जो अभी हमने किडनी के विषय में जो एक सीरीज निकाला है रेनिन सीरीज के नाम से, आप उस पर बने रहिए और उसे समझते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ इसमें समझना है तो आप उस पर कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स लिखिए, और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल जो है वो बिल्कुल मेडिकल से रिलेटेड है, और मैं पुनः जो चिकित्सा शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार।